तक इसको छेनागाड़ कहते हैं। जब ये पूर्वी बांगर के गांवों पिछले से एपिसोड में मैंने ये जगह आपको बनती है, जिसमें उत्तराखंड के छेनागाड़ में हुई गांव आपदा के बारे में और बताया इस था। मलबे में मैं खड़ा वहां हूँ। के तो ये स्थानीय जो जगह निवासी है गजेंद्र और रौतेला ने ये अपने जो मार्मिक शब्दों में उस आगे की छेनागाड़ तरफ के बारे जंगल में है, बताया ये जामड़ जो और कुछ दिन पहले तक केदार पीछे की घाटी तरफ में जो एक जीवंत नारदेवी पड़ाव था, पुल वाला है, जो भी लेकिन सुना अब जाता है वहां मलंगवानी वाला, कुछ आप नहीं वो देखिए। बचा है। और सामने जो इस ये वीडियो पर बस है, आप लोगों उस की बस के कई पीछे की तरफ जो है प्रतिक्रियाएं फौज मिली, की यहाँ पर चौकी है। अपनी राय आप लोगों ने दी और सवाल भी पूछे। लेकिन जैसा कि हम इको एंड एनर्जी टॉक में बताते रहे हैं कि बाढ़ और भूस्खलन से एक राज्य या जगह नहीं बल्कि भारत का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। अब पंजाब की हालत देख लीजिए। ये राज्य पिछले कुछ दशकों की सबसे बड़ी बाढ़ आपदा झेल रहा है। इससे पहले 1988 में पंजाब में ऐसी ही बड़ी बाढ़ आई थी, जिसमें 500 से अधिक लोगों की जान गई। आज के एपिसोड में हम सिर्फ समस्या नहीं बल्कि समस्या के कारणों और उन दोषियों के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ बार बार अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहते हैं, बल्कि उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई भी नहीं होती। इसे सिर्फ प्राकृतिक आपदा तो कतई नहीं कहा जा सकता। हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, बहुत उपभोक्तावादी हो गए हैं और टूरिज्म बहुत बढ़ गया है। या उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए यह कहना कि देवभूमि में कैसे रहा जाए, वहां जाने वाले लोग नहीं समझ पाते। ये सारी बातें सरकार को बच निकलने का रास्ता देती हैं और उन लोगों की जवाबदेही तय नहीं हो पाती जो इस हाल के लिए असल में जिम्मेदार हैं। इन राज्यों की जल विद्युत परियोजनाओं, नदियों और उनके व्यवहार के कारण समुदायों के जीवन पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करने वाली SANDRP यानी साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल संस्था के कोऑर्डिनेटर हिमांशु ठक्कर ने एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा तो जरूर है, लेकिन उसका आपदा बनना हमारी नीतिगत और मानवीय गलतियों का परिणाम भी जरूर है। ठक्कर बताते हैं कि हिमालयी राज्यों में लगातार बढ़ती जल विद्युत परियोजनाएं, असंतुलित बांध प्रबंधन और पारदर्शी निगरानी यानी ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग की कमी ने संवेदनशीलता को और बढ़ा दिया है। वे कहते हैं कि अगर बांधों और जल परियोजनाओं को सही तरीके से फ्लड मैनेजमेंट के उद्देश्य से चलाया जाए, SOPs यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और रूल कर्व्स को हर 3 से 5 साल में अपडेट करके सार्वजनिक किया जाए, तो बाढ़ से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। रूल कर्व का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि बांध सही तरीके से संचालित हो और वे बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करें, ना कि बाढ़ को बढ़ाएं। लेकिन जब इन नियमों का पालन नहीं किया जाता, यानी रूल कर्व्स का पालन नहीं किया जाता, तो ये टाली जा सकने वाली बाढ़ आपदा को जन्म दे सकती है। मैंने इन सभी बातों पर हिमांशु ठक्कर से विस्तार से बात की है, जो करीब 40 सालों से नदियों और बांधों का अध्ययन कर रहे हैं। यह जानना जरूरी है कि क्या जो बांध इन राज्यों में बने हैं या बनाए जा रहे हैं, उनका बाढ़ को नियंत्रित करने में कोई योगदान हो सकता है या नहीं, और अगर है तो फिर नियमों का पालन ठीक से क्यों नहीं किया जा रहा। जो सबसे भयावह स्थिति आज है वो पंजाब में है। पंजाब में दो तरफ से इसका असर हो रहा है। एक तो बारिश भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, और दूसरी तरफ जो अपस्ट्रीम में बड़े बांध है, सतलज पे भाखड़ा है, बियास नदी पे पौंग है, और रावी नदी पे रंजीत सागर डैम है। ये डैमों से उनको समय से पहले भर दिया गया, और फिर जब डाउनस्ट्रीम में बारिश हो रही थी तभी बहुत बड़े पैमाने पे पानी भी छोड़ा जा रहा है। तो इसका भी बहुत बड़ा योगदान है बाढ़ को, विभीषिका को ज़्यादा बढ़ाने में। जो हिमालयी राज्य है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, वहाँ पर दो तीन प्रकार की आपदाएं देखी जा सकती है। एक तो जिसको मीडिया में क्लाउड बस्ट कहते हैं, यानी एक हाई इंटेंसिटी रेनफॉल का इवेंट होता है और सडनली बाढ़ आती है, और सिर्फ पानी नहीं लाती है, साथ में बहुत बड़े पैमाने पे गाद भी लाती है। और ये जो बाढ़ आती है उसका नुकसान वो बहुत ज़्यादा भयावह होती है। वो एकदम जल्दी से आती है और हाई इंटेंसिटी में होती है। दूसरी जो है कि लैंडस्लाइड्स हो रही है बहुत सारी जगह।
बारिश के साथ साथ। और लैंडस्लाइड की वजह से भी जो गाद आती है वो उसमें आती है साथ में। और लैंडस्लाइड से और नुकसान भी होता है, रास्ते रुक जाते हैं, गाड़ियां और लोग दब जाते हैं, घरों का नुकसान होता है। और तीसरा उसी तरीके से कहीं कहीं ग्लेशियर की वजह से होता है, कहीं कहीं लैंडस्लाइड से डैम बन जाता है नदी में और उसको छोड़ने से या उसके डूब के विस्तार जगह से होता है। तो इस तरीके से कई अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं कि जो बाढ़ की विभीषिका का रूप बदल रहा है। ठक्कर ने जो लेख लिखा है उसका लिंक मैं यहां साझा कर रहा हूं। आप ट्रिब्यून में लिखे गए उनके इस लेख को पढ़ सकते हैं जो उनकी वेबसाइट पर भी दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि नदी क्या सिर्फ अधिक पानी बरस जाने के कारण उफान पर आ जाती है, या हम नदी के जलागम क्षेत्र के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं इसमें उसका भी योगदान है। जो हमारे नदी में बाढ़ आती है वो इसके ऊपर निर्भर है कि नदी का जो जलागम क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया है, उसकी स्थिति क्या है, हेल्थ क्या है, हेल्थ की स्थिति क्या है। और वो जितना स्वस्थ रहेगी, जितना हेल्दी रहेगी, उतना बारिश का जो पानी आता है वो पानी की वहाँ पर उसको रोकने की, उसको रिचार्ज करने की, स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होती है। और ये इस तरीके से होती है कि जैसे कैचमेंट में ज़्यादा वन हो, ज़्यादा पेड़ हो, जो वाटर बॉडीज़ हो, लोकल वाटर बॉडीज़ हो, वेटलैंड्स हो, जो स्ट्रीम्स हो, उनकी भी हेल्थ अच्छी रहे, लैंडस्लाइड कम हो। तो ये जो पूरा कैचमेंट का जो हेल्थ है उसकी तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। वास्तव में ये जरूरी है अर्जेंटली कि हम कैचमेंट का हेल्थ का कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करें और इसको पब्लिक भी करें कि कोई भी नदी के कैचमेंट की हेल्थ क्या है, कि क्या स्थिति है। और फिर उसको हेल्थ को ज़्यादा, एक तो दो काम करनी जरूरी है। एक तो हेल्थ ज़्यादा बिगड़े नहीं, यानी लैंडस्लाइड ज़्यादा बढ़े नहीं, या वाटर बॉडीज ज़्यादा खतरनाक ख़त्म ना हो, वेटलैंड्स ख़त्म ना हो, फॉरेस्ट ख़त्म ना हो। और दूसरी तरफ हम उसको बढ़ाएं, पेड़ लगाएं ज़्यादा, जंगल को प्रोटेक्ट करके, और वहाँ जहाँ बढ़ा सकते हैं वहाँ बढ़ाने बढ़ाने को उसको हेल्प करें। वाटर बॉडीज़ को डिसिल्ट करें, लोकल तरीके से बहुत जगह पे हो सकता है, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करें। तो इस तरीके से जो जो ऑलरेडी है उसको बढ़ा सकते हैं, और जो जो इसका नुकसान हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। राइट। यानी मैं अगर इस तरह समझा सकूं आम लोगों को कि हमको बीच में पहले एक बफर क्रिएट करने की जरूरत है कि पानी आसमान से गिरा तो वो एकदम नदी में ना आए, उसको रोकने का काम करने के लिए एक स्टोरेज नेचुरल होनी चाहिए। वही स्टोरेज कैचमेंट की हेल्थ है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अगर वो हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, तो पानी को रोकेगा और पूरे साल रिलीज करेगा, तो नदी में पानी उपलब्ध भी रहेगा, वो बर्बाद भी नहीं होगा और जनधन की हानि भी नहीं होगी। आपके आर्टिकल में आपने बात जो की है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी की है जिनका उल्लंघन हो रहा है, और रूल कर्व्स की बात की है जिनको को आपने कहा है कि 3 से 5 साल में इन्हें अपडेट किया जाए और इनको नियमित रूप से सार्वजनिक किया जाए। क्या आप बता सकते हैं कि ये एसओपीज कौन से हैं जिनका उल्लंघन हो रहा है और कहां कहां चूक हो रही है, और इनके अपडेट की प्रक्रिया में अगर कोई इंपेडिमेंट्स, कोई बाधाएं हैं तो वो क्या है? तो ये एक तो सबसे महत्व की बात है कि ये रूल कर्व जो है उसको फॉलो करना जरूरी है, खास करके बारिश के मौसम में, जब बाढ़ का संभावना होती है और जब ये डैम्स भरे जाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रूल कर्व पब्लिक डोमेन में होने चाहिए, और तभी हमको पता चलेगा कि वास्तव में रूल कर्व को फॉलो किया जाता है कि नहीं। तो ये सबसे, ये बिल्कुल हो पता ही नहीं हमको हो रहा है। और जो हमको थोड़ा बहुत एविडेंस हमारे सामने है, जैसे देखो कि अभी 15 अगस्त तक तो बहुत सारे बांध भर चुके थे। तो 15 अगस्त को तो आपके पास 1.5 महीना और है बारिश के मौसम का, तो आप कैसे बांध भर सकें? उसके बाद बारिश आएगी और बाढ़ आएगी तो क्या करेंगे? तो इसलिए वायोलेशन हो रहा है, लेकिन कितने हद तक वायोलेशन हो रहा है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है जब तक रूल का पब्लिक डोमेन में नहीं होगा। और साथ में डेली जो डैम की स्थिति हो, डैम में कितना पानी है, लेवल कितना है, स्टोरेज कितना है, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, ये डेली लेवल पे उसका पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। तीसरी बात है कि जो डैम का ऑपरेशन हो उसके लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली बात है कि अपस्ट्रीम में पानी का बहाव की क्या स्थिति है, अपस्ट्रीम में डैम्स की क्या स्थिति है, अपस्ट्रीम में
बारिश की क्या स्थिति है, कि कितनी बारिश हुई है, और वो बारिश बारिश कितना, एक तो हो गई है, और दूसरा कि वो कितने समय में वो बारिश नदी में पानी आएगा, बारिश का पानी नदी में आएगा और बांध तक आएगा। तो ये कैलकुलेशन उनके पास होना चाहिए, उसका मॉडल तैयार होना चाहिए। और साथ में सो ये एक लेवल की बात है कि एक तो कि नदी में कितना पानी है, दूसरी लेवल है कि बारिश कितनी हुई है, तीसरी होगा कि बारिश का फोरकास्ट क्या है, नेक्स्ट 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन का क्या फोरकास्ट है। तो ये सब को देखते हुए एडवांस एक्शन लेना जरूरी है, कि जिससे कि डैम को पानी तब नहीं छोड़ना पड़े जब वो डाउनस्ट्रीम में बाढ़ हो। और एक नेक्स्ट इनपुट जो होता है वो है कि डाउनस्ट्रीम में रिवर की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। समझो डाउनस्ट्रीम में रिवर की कैरिंग कैपेसिटी 1 लाख क्यूसेक है, और आपने 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया, तो बिल्कुल साफ है कि वो डाउनस्ट्रीम में बाढ़ लाएगी। तो डाउनस्ट्रीम में कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, और साथ में डाउनस्ट्रीम में फ्लो सिचुएशन क्या है। समझो 1 लाख कैरिंग कैपेसिटी है, लेकिन उसमें ऑलरेडी 50,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, तो आपके पास बचता है सिर्फ 50,000 ही छोड़ने की गुंजाइश रहती है, जिससे कि बाढ़ नहीं आए। तो ये डाउनस्ट्रीम की कैरिंग कैपेसिटी, डाउनस्ट्रीम का फ्लो, और ये सब अपस्ट्रीम की जो सिचुएशन है, ये डेली लेवल पे ये इंफॉर्मेशन भी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, जिससे कोई भी तय कर सके कि वास्तव में डैम का ऑपरेशन ये सब को एसओपी को देखते हुए हो रहा है कि नहीं। और लास्टली एट द एंड ऑफ द मॉनसून हर बांध के जो भी इंचार्ज हो उसने एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए कि इस मॉनसून में बांध डैम का ऑपरेशन कैसे हुआ, उसमें क्या दिक्कतें आई नहीं आई, क्या सीख लिए जा सकते हैं। क्योंकि हर डैम एक्चुअली हेल्प कर सकता है डैम फ्लड को मॉडरेट करने के लिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में। अपने लेख में हिमांशु ठक्कर कहते हैं कि सरकार के पास बारिश और नदी प्रवाह का डेटा है, रिवर फ्लो का डेटा है, लेकिन वह अक्सर सार्वजनिक नहीं किया जाता, पब्लिक में नहीं रखा जाता। अगर यह जानकारी रोजाना ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए तो लोग, स्थानीय प्रशासन और वैज्ञानिक मिलकर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डैम जो है वो एक रेगुलेटर की तरह काम कर सकते हैं पूरे पानी के बहाव में। और आपने जो बात कही कि नदी अपने रास्ते को छोड़कर उससे और आगे बाहर तटों की ओर आती है जब उसमें इतना पानी आ जाए जितना उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा है। छोटी सी बात है, लेकिन इसमें क्या सीडब्ल्यूसी, पहले तो बताइए कि इसका अपडेट जो है प्रक्रिया में क्या वास्तव में बाधाएं हैं? क्या वो संभव नहीं है? आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको अपडेट कर सकें जो काम आप कह रहे हैं। और अगर इसमें गलती है तो क्या इसमें जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसकी जिम्मेदारी बनती है, किसी और की बनती तो इसमें एक तो है कि जो इसकी जो कोई बाधा नहीं है टेक्निकली, इसको अपडेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। उसमें 2-3 चीज़ें अपडेट करने में ध्यान रखने की होती है। एक तो कि आपका अनुभव क्या है पिछले 5 साल में, कि किस तरीके से क्या दिक्कतें आई हैं। दूसरा कि आपके डैम का सिल्टेशन कितना बड़ा है, जिससे कि स्टोरेज कैपेसिटी कम हुई है, तो वो स्टोरेज कैपेसिटी भी ध्यान में रखनी पड़ती है। तीसरी है कि जो रेनफॉल पैटर्न है वो कैसे बदल रही है, तो वो जो बदलाव है उसको भी ध्यान में रख के उसका ऑपरेशन रूल को बदल सकता है। तो ये सब ध्यान में रख के, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आज हमारे देश में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई कायदा नहीं है जिससे कि आप सबसे पहले तो ये तय करें कि ये कोई भी डैम ऑपरेशन यदि रूल कर्व के दरम्यान होता है कि नहीं, वो जांच हो जाए, और नहीं होता है कि उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो। और कभी नहीं हुआ है कोई डैम के रॉन्ग ऑपरेशन की वजह से बाढ़ तो हर साल आती है, कई डैम्स में आती है, लेकिन कभी कोई भी डैम ऑपरेटर को अकाउंटेबल नहीं माना गया है उसके लिए। तो इसमें सीडब्ल्यूसी का इसलिए बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी एक तो जो रूल कर्व जो सैंक्शन करता है वो सेंट्रल वाटर कमीशन करता है। दूसरा कि सेंट्रल वाटर कमीशन हमारा नेशनल फ्लड फोरकास्टर है, और वो जो फ्लड फोरकास्टिंग करता है उसमें एक होता है लेवल फोरकास्टिंग और दूसरा होता है इनफ्लो फोरकास्टिंग, पानी कितना आएगा। और वो तय करने के लिए डैम का ऑपरेशन देखना जरूरी है, और ये तय करना जरूरी है कि डैम का ऑपरेशन रूल कर्व के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है अर्ली वार्निंग सिस्टम। ग्लेशियर झील फटने, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड जैसे खतरे के लिए आधुनिक चेतावनी प्रणालियां यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम जरूर हैं, लेकिन आज भी
हिमालयी राज्यों में ये व्यवस्था अधूरी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 2020 में इसके लिए दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन 5 साल बाद भी उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ। अक्टूबर 2020 में एनडीएमए ने ग्लेशियर लेक फटने यानी ग्लॉफ होने और हिमालयी बाढ़ प्रबंधन को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की थी, उनका सारांश कुछ इस प्रकार है। खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान कर वहां विस्तृत नक्शे और जोखिम आकलन करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना ताकि लोगों को पहले से चेतावनी दी जा सके, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सेंसर, सैटेलाइट और ग्राउंड डेटा का उपयोग करना, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, लोगों को प्रशिक्षण और जानकारी देना ताकि आपदा आने पर वो तुरंत कार्रवाई कर सकें, बचाव एवं राहत योजनाएं पहले से तैयार रखना और हर स्तर ग्राम, जिला, राज्य पर यह जिम्मेदारी तय करना। लेकिन जैसा हिमांशु ठक्कर ने लिखा है, इन दिशा निर्देशों को 5 साल बाद भी अब तक पूरी तरह प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। यही वजह है कि बाढ़ और ग्लॉफ जैसी घटनाओं के समय हम अक्सर असहाय नजर आते हैं। जैसे धराली की बात कर लें तो उन्होंने साफ कहा है कि जो भी हैबिटेशन या बिल्डिंग्स पानी के खतरे के रास्ते में है, उनको टाइम बाउंड तरीके से हटाना सबसे आसान तरीका है आपदा को रूप कम करने के लिए, जो बिल्कुल सही बात है। और इस तरीके से उन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात की है कि जहाँ जहाँ आइडेंटिफाई करके अर्ली वार्निंग सिस्टम होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, लेकिन इसमें से एक भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि इसमें उन्होंने कोई एक्शन प्लान ही नहीं बनाया है। आप कोई गाइडलाइंस बनाते हैं तो उसके बाद उसको अमलीकरण होना है, तो उसके लिए एक्शन प्लान चाहिए ना, टाइम बाउंड एक्शन प्लान चाहिए कि इसका एक्शन प्लान, इसके कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, कौन करेगा, और जब नहीं करेगा तो इसके लिए फिर क्या किया जा सकता है। लेकिन जब आपके कोई इसके बारे में कदम ही नहीं उठाए हैं तो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो इसलिए वो बैठी है बन के वेबसाइट पे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं हुआ है। हिमांशु ठक्कर कहते हैं कि हिमालयी राज्यों में सारे बड़े बांध वल्नरेबल यानी संकट और आपदा की संभावना वाली जगहों पर बने हैं, लेकिन बांध निर्माण की स्वीकृति के वक्त ईमानदारी से उनका कोई इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होता है। इसके लिए सबसे पहले तो कायदा चाहिए। आज हमारे देश में उसके लिए कायदा इतना कमजोर है और सरकार तो इसको अड़चन मानती है, ऑब्स्टिकल मानती है डेवलपमेंट के रास्ते में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने नाम पे उन्होंने कॉन्स्टेंटली इस स्टेप्स को बड़ा डाइल्यूट करते गए हैं। और आज ये स्थिति है कि ये सब जो है वो कायदे में लिखा है, लेकिन टिक मार्क करने के लिए है। EIA बन गया, बॉक्स टिक मार्क कर दो। पब्लिक हियरिंग हो गया, बॉक्स टिक मार्क कर दो। अप्रेजल हो गया, बॉक्स टिक मार्क कर दो। अप्रेजल में जो लोग को ऐसे लोगों को बिठाते हैं जो हमेशा यस मैन होते हैं, और बहुत रेयरली यस वुमन भी बहुत रेयरली होती है, तो महिला तो होती नहीं होती, तो यानी इस तरीके से लोगों को बिठाते हैं जो बिल्कुल सरकारी जो सरकारी पद पे होते हैं या सरकारी मदद से उनका चलता रहता है, और हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने वाले होते हैं। इंडिपेंडेंट लोगों को, जिनका अपना इंडिपेंडेंट व्यू है, इंडिपेंडेंट एक्सपर्टाइज है, ऐसे लोगों को कोई स्थान नहीं है उसमें। और इसके जब हमारे जैसे लोग उनको लिखते हैं कि ये कट एंड पेस्ट डिसऑनेस्ट जॉब है, उसके बावजूद कुछ एक्शन नहीं ली जाती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहां तक होता है, कोई पावर कंपनी का आदमी वहां बैठता है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी में और अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट को क्लियर करता है, ये भी हुआ है। तो इस तरीके की स्थिति है हमारे देश में जो एनवायरनमेंट गवर्नेंस की। तो इस दिशा में बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन इच्छा शक्ति उल्टी दिशा में जा रही है। अक्सर न्यायपालिका की भूमिका की बेबाक समीक्षा भी नहीं हो पाती। हिमाचल स्थित हिमधारा कलेक्टिव की रिसर्च एक्टिविस्ट मानसी अशर ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस लेख को भी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए। ठक्कर खुलकर कहते हैं कि न्यायपालिका के रुख के कारण कानून की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के कई मौके हमने गंवा दिए। जैसे आज आप देखिए कि लाहौल स्पीति में इतना खतरा की संभावनाएं हैं, तो वहाँ की MLA ने अभी इतना, वहाँ के लोगों ने इतना अवेयरनेस हो गए हैं और MLA के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं। तो आज वहाँ की MLA ने विधानसभा में खास कहा, क्लियरली कहा कि ये सब खतरे हैं वहाँ पर और इस दिशा में कदम उठाने चाहिए।
तो ये इस तरीके से हमें हमारे जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो हमारी विस्तार की पार्टियां हैं, उनके ऊपर भी दबाव डालना बढ़ाने जरूरी है, मीडिया और अन्य तरीके से, अपने सिविल सोसाइटी और सोशल मीडिया के द्वारा भी, कि बहुत जरूरी है कि सरकार इस दिशा में कदम उठाए। और क्या कदम उठाए ये भी हम बता सकते हैं, और एक एक कदम के लिए प्रेशर बढ़ाने की जरूरत है। जुडिशरी के इसमें बहुत बड़ा रोल है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जैसे मानसी आसर ने लिखा है बहुत अच्छी तरह, कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कह दिया कि इस तरीके से चलता रहा तो हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से खत्म हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कर सकती है, और जब जब उनको मौका था करने के लिए, किया नहीं है उन्होंने। तो बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी का बहुत बड़ा रोल हो इसमें। जैसे एनजीटी की बात करें तो 2023 में जो सिक्किम का तीस्ता 3 बांध टूट गया, इतना बड़ा बांध ग्लोव की वजह से टूट गया अक्टूबर 3 को, उसके क्लियरेंस के समय वहां के लोगों ने सवाल उठाया था कि ग्लोव के लिए यहाँ खतरा है। ये 2005-6 में उठाया था, और उसके ऊपर एनजीटी में पिटीशन की थी, उसके ऊपर हाई कोर्ट में पिटीशन की थी, लेकिन किसी ने नहीं उसको सुना। और आज हम स्थिति देख रहे हैं कि पूरा 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 का पूरा बांध बह गया। आपने अपने लेख में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, वो है इंडिपेंडेंट डिजास्टर इम्पैक्ट असेसमेंट की जो जरूरत है उसके बारे में। क्या आप किसी उदाहरण का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें इसमें सुधार हुआ हो, या इसके लिए ऐसी क्या संस्थाएं उपयुक्त होंगी, कौन सी, जो इसका निष्पक्ष जो क्रियान्वयन है वो उसको सुनिश्चित कर सके? क्योंकि डिजास्टर इम्पैक्ट असेसमेंट तो बिल्कुल सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और ये हर डिजास्टर के बाद होना जरूरी है, और ये सरकारी अधिकारियों के द्वारा नहीं होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसके लिए ये, और आप देखिए, आपको एक उदाहरण बताता हूँ। 2012 में उखी मठ में बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई, 70 लोग करीब मर गए, इतनी बड़ी लैंडस्लाइड हुई। और उसके बाद वहाँ का उत्तराखंड में हुआ था ये। तो उत्तराखंड के डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन सेंटर है, डीएमएमसी, तब था। और उनका काम था कि डिजास्टर को, ये सरकारी संस्था थी, उसके बावजूद वो अच्छी इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रही थी। और उन्होंने एक रिकमेंडेशन जो ऊखीमठ के रिव्यू के बाद बताया कि पूरे उत्तराखंड में कहीं भी कोई भी डेवलपमेंट काम के लिए एक्सप्लोजिव्स का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लोजिव्स का उपयोग जब होता है तो लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। डिजास्टर, जो लैंडस्लाइड की संभावना ऑलरेडी है, वहां पर उसी इलाके में आप जब एक्सप्लोजिव्स का यूज करते हैं तो लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी डेवलपमेंट वर्क के लिए, डैम के लिए हो, टनल के लिए हो, रोड के लिए हो, रेलवे के लिए हो, कोई भी ब्रिज के लिए हो, कोई काम के लिए एक्सप्लोजिव का उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका अमलीकरण नहीं हो रहा है। तो ये एक उदाहरण है। दूसरा एक उदाहरण है, जैसे अमेरिका में, यूएस में कायदा है, यूएस में कोई भी डिजास्टर हो तो वो डिजास्टर होने के बाद सबसे पहले इस तरीके का रिव्यू होता है। वो रिव्यू पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, उसके ऊपर पब्लिक कंसल्टेशन होता है, और उसके बाद ही उसका रिपेयर वर्क शुरू होता है। कोई जैसे डैम टूट गया तो उसका रिपेयर वर्क आप इमीडिएटली शुरू नहीं कर सकते, पहले ये सब करेंगे, और फिर उसको सैंक्शन, आपको प्लान बनाएंगे, वो भी पब्लिक डोमेन में होगा, उसके ऊपर पब्लिक हियरिंग होगा, और उसको फिर सैंक्शन होगा अप्रेजल के बाद, तब वो आप उसको काम कर सकते हैं। हमारे देश में कोई इस तरीके का कायदा है। इसलिए यदि इसको हमको प्रभावी बनाना है तो डिजास्टर मैनेजमेंट कायदे में इसका स्थान होना चाहिए, कि हर डिजास्टर के बाद, जिससे कि आप कोर्ट में भी जा सके, नहीं हो तो हर डिजास्टर के बाद इंडिपेंडेंट रिव्यू होना चाहिए, जो डिजास्टर में क्या हुआ वो बताएं, डिजास्टर में किसने क्या रोल पैदा किया, इससे क्या हम सीख सकते हैं, कौन अकाउंटेबल है, और आगे के क्या कदम होने चाहिए। ये डिजास्टर रिव्यू में से निकलना चाहिए, और उसके बाद वो उसका अमलीकरण होता है कि नहीं, वो काम स्टेट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को करना चाहिए। यह सच है कि राहत और बचाव कार्यों में जरूर सुधार हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एयरफोर्स जैसी एजेंसियां बेहतर काम कर रही हैं, लेकिन रोकथाम में हम बुरी तरह असफल हुए हैं, यह मानने में भी कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। ठक्कर का कहना है कि हर आपदा के बाद स्वतंत्र जांच, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि यह समझा जा सके कि गलती आखिर हुई कहां और भविष्य में सुधार कैसे हो।
ये सब बताने का मतलब ये याद दिलाना है कि बिना जवाबदेही के इन आपदाओं से नहीं लड़ा जा सकता, जो आने वाले सालों में और भी बढ़ेंगी। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो हिमालयी राज्य मानचित्र से मिट सकते हैं। यह बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में कही है। इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।